25 तक हम लोग क्वेश्चन देख चुके थे। कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है वीडियो रोकना पड़ गया, कैंसिल हो गया। तो हम लोग अब 26वें नंबर से शुरुआत कर रहे हैं। आज इस पेपर को ख़त्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, समझ लेंगे अच्छे से चीज़ों को। देखिए 25 नंबर तक हो गया था। 26वां नंबर क्वेश्चन सेट ए है, ये UPPCS प्री जो हुआ है अभी, GS उनका पेपर 2022 12 जून को जो पेपर हुआ। देखते हैं 26वां क्वेश्चन। देखो 26वें नंबर में क्या है, अगर एक चीज़ तुम जान गए, MS स्वामीनाथन को सब जान रहा है, फादर ऑफ क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के क्या है, जनक है। तो पहले वाला इसे ला के मार दो तीसरे पे, और एक ही ऑप्शन में ए में 3 है, कौन सा है, डी ऑप्शन सही हो गया। डी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। वर्गीस कुरियन को जानते हो, ये दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है, तो दूसरे का चौथा हो गया। दूसरे का क्या, वर्गीस कुरियन सी नंबर पे है, तो सी का क्या हो गया, दूसरा हो गया। और बाकी देखो यहाँ LK झा जो हैं ये आर्थिक प्रशासन से संबंधित हैं, सुधार और मोरारजी देसाई जो हैं ये बैंकों से रिलेटेड हैं, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से रिलेटेड है। यही सेम क्वेश्चन UPPCS का जो मेंस हुआ था 2003 में, सेम ही क्वेश्चन पूछा था। तो ये सब बातें हो गई 26 नंबर की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 27 नंबर, मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए। देखो प्रश्न को ध्यान से समझना है। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए। तो असम और मेघालय के मुख्यमंत्री थे दोनों लोग। अब देखो इसमें जैसे बी ऑप्शन लगाया भाई साहब ने, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री भी मौजूद थे और असम मेघालय के मुख्यमंत्री भी थे। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला, क्योंकि हस्ताक्षर किसने किए, असम और मेघालय के मुख्यमंत्री ने किए थे। असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा। ये दोनों लोग जो है केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए थे। तो हस्ताक्षर कौन किए थे, असम और मेघालय के मुख्यमंत्री, उपस्थिति केंद्रीय गृह मंत्री की थी, उनके सिग्नेचर नहीं थे। इतनी बातें ध्यान से देखो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर। आ जाते हैं 28 नंबर पे। कारण निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है। तो एक चीज़ जान रहे हो, जब कोविड-19 वैश्विक महामारी जब फैली, लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ, जो विक्रेता हैं, फुटपाथ विक्रेता, दुकान वाले, ऐसे लोगों को ज़्यादा नुकसान हुआ। तो क्या बात है, ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो आई ये किसके लिए आई, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आई, क्योंकि उनका आजीविका पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। सामान वो बेच नहीं पा रहे थे, बाहर निकल नहीं पा रहे थे, तो इसलिए उनकी मदद के लिए यह स्कीम, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए यह स्कीम लाई गई। क्या थी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। किसके लिए है, फुटपाथ विक्रेता के लिए। किसके लिए, डी नंबर ऑप्शन सही है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही मतलब होता है घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम में मतलब अच्छा क्रम माना जाएगा, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक जो अच्छा क्रम माना जाएगा। घटता हुआ क्रम क्या होगा, इस बात को समझिए पहले कि पहली बात तो ये क्वेश्चन गलत है। क्यों, क्योंकि मानव विकास सूचकांक 2022 की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। रिपोर्ट कौन जारी करता है, UNDP द्वारा जारी किया जाता है। तो 2020 की रिपोर्ट आई, 2021 की भी रिपोर्ट अभी जारी नहीं हुई है। तो इस तरीके से 2020 वाले के हिसाब से अगर समझें तो 2020 वाला था, उसके हिसाब से रैंकिंग क्या थी उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो हांगकांग जो है ये चौथे नंबर पे था। कौन, हांगकांग। ऑस्ट्रेलिया कितवें नंबर पे था, 8वें नंबर पे था। जापान कौन से नंबर पे था, 19वें नंबर पे था। और रूस कौन से नंबर पे था, तो 52 नंबर पे था। ठीक है, तो अवरोही क्रम में माने घटते हुए क्रम में लगाना है। घटते हुए क्रम में, यहाँ संख्या से मत समझो कि 52 से इधर, घटते क्रम में मतलब अच्छे से ख़राब की तरफ। तो अच्छा सबसे कौन है, हांगकांग है। तो तीसरा वाला ऑप्शन कहाँ है, डी नंबर पे है।
तो हांगकांग हो जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, रूस। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही माना जाएगा अगर यहाँ पर 2022 की जगह 2020 दिया होता तो। इतनी बातें साफ साफ क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अनुमति योग्य शोर के स्तर के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर से चयन कीजिए। तो क्षेत्र दिया है, अनुमति योग्य शोर स्तर दिया है। तो आवासीय क्षेत्र का क्या, तो पहली बात तो देखो शांत क्षेत्र का क्या होगा, सीधी सी बात है, खुद ही समझो। इसमें जो दिया है उसमें सबसे कम किसका होगा, शांत क्षेत्र का। तो शांत क्षेत्र का क्या हो जाएगा, 50। फिर आवासीय में भी सीधी सी बात, जहाँ पे लोग रखो वहाँ भी शोर शराबा कम ही होगा, तो कितना हो जाएगा, 55। औद्योगिक क्षेत्र में तुमको पता है मशीनरीज होंगी, फैक्ट्री जहाँ पे बन रहा है, निर्माण इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे क्या होगा, शोर शराबा ज़्यादा होगा, तो 70 हो जाएगा। और व्यापारिक क्षेत्र में उससे थोड़ा कम रहेगा, तो कितना हो जाएगा, 65। तो ये हो गया 30वां नंबर क्वेश्चन। तो इसका मतलब इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन एकदम सही है। आ जाते हैं 31वें नंबर पे। क्या कह रहा है, चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या कह रहा है, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं थीं। तो एकदम सही बात है। इन्हीं के टाइम पे चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया था, रजत मुद्राओं का प्रचलन बढ़ाया था। और इनका वजन जो है 30 से 33 ग्रेन होता था। और वही चीज़ दूसरे पॉइंट में दिया है कि इन मुद्राओं का तौल लगभग कितना होता था, 33 ग्रेन हुआ करता था। तो इस तरीके से दोनों बातें सही हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों। अगला दिया है, अगला क्या दिया है, टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो किससे संबंधित है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, इसका सीधा सीधा आप समझिए कि ये दी माल्थुसियन थ्योरी जो है ये जनसंख्या से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, जनसंख्या से। और इसी को बोलते हैं माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत भी बोला जाता है। इतनी बातें हो गई साफ साफ। तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है, जनसंख्या सिद्धांत बोलते हैं, सीधी बात है, किससे रिलेटेड है, जनसंख्या से रिलेटेड है। तो 32 का क्या हो गया, ए नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर। 33 नंबर क्या कह रहा है भैया, 33 नंबर को समझिए। कह रहा है आगरा और दार्जिलिंग, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जनवरी की बात कर रहा है, तो ये बात एकदम सही है। ऊंचाई के साथ जब तापमान ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान घटता है, सबको पता है। तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्र प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं, ये भी बात एकदम सही है। तो इस प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, ए असेशन और रीजन दोनों बातें सही हैं, और रीजन असेशन की सही व्याख्या भी करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी नंबर। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर। 34 नंबर क्या कह रहा है, पादप रोग उनको कारक कौन है। तो इसमें ज़्यादा कुछ तुमको पकड़ना नहीं था, सीधा देखो गन्ने का लाल सड़न रोग जो होता है, इसको अगर पता होता तो पोकी कवक से होता है, फंजाई से होता है, फंगस से होता है। तो सीधा सीधा बी में एक ही ऑप्शन में चौथा है, कौन सा, डी नंबर। तो यही तुम्हारा डी क्या हो जाता, सही हो जाता, क्योंकि बी का हो गया फोर्थ। ए का कौन सा हो जाएगा, खट्टे नसार जो है ये बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण होते हैं। आलू का जो कृष्णकांत रोग है, कृष्णकांत, वो किसके कारण हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी से हो रहा है। और गेहूं का जो साहू रोग लिखा हुआ है, सेहू रोग होता है, साहू रोग नहीं होता। ये किससे हो रहा है, इंसेक्ट से।
इतनी बातें हो गई क्लियर, साफ साफ। आ जाते हैं 35 नंबर पे। 35 नंबर क्या कह रहा है भाई? 35 नंबर कह रहा है 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है कि जुलाई और अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ? बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, एकदम सही बात है। और 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया आई मीन कि ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, ये भी बात एकदम सही है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। 35 नंबर में कंप्लीट हो गया। आ जाते हैं 36वें नंबर की बात। देखो, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ये प्रश्न है। तो एक चीज़ जानते हो, पहली बात तो सीधा सीधा हम लोग शनि में जो मेनली ग्रह जो शनि सैटर्न में या शनि ग्रह में जो मेन गैसेज हैं वो कौन है? हाइड्रोजन है और हीलियम है। हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन कितना पाया जा रहा है? 75%। और हीलियम कितना पाया जा रहा है? 25%। अब 25 से थोड़ा कम, 75 थोड़ा कम, तो कुछ पॉइंट्स जो बचे उसमें क्या पाया जा रहा है? मीथेन पाई जाती है और वाटर आइस के फॉर्म में वाटर पाया जाता है। तो इसी के कारण इसमें क्या ऑप्शन सही हो सकता है? तो यही मीथेन तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से मीथेन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर। वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, सीधा सीधा इतना याद रखिए कि जो गंगा एक्शन प्लान था वो इसके जल को प्रदूषण रहित करना था। क्या था? इसके जल को प्रदूषण रहित करना था। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 38 नंबर पे आते हैं। 2 कथन दिए गए हैं, रीजन दिया गया, उसको समझिए। कह रहा है 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। दूसरी बात कह रहा है 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो यहाँ पे देखो, ये जो अभिकथन दिया है, असर्शन दिया है, ये एकदम सही बात है, लेकिन जो रीजन दिया गया अपेक्षित, अति अपेक्षित वाली बात गलत है। क्यों? क्योंकि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ये अपेक्षित और अति अपेक्षित वाली बात यहाँ पर गलत है। तो क्या हो जाएगा? असर्शन तो सही है परंतु रीजन क्या है? गलत। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39। कह रहा भारत के किस राज्य ने स्वस्थ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश की प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक या एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में क्या किया? शुभारंभ किया। तो इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। कहाँ पे? बेंगलुरु में, और जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक में है भैया, कर्नाटक लगेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर। सी नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, तो 39 का क्या हो गया? कर्नाटक। 40वां प्रश्न है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? सत्य की खोज पर था। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फूले। एकदम सही आंसर लगाया गया है। और ये कब? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। ज्योतिबा फूले ने। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, कौन सा कोड सही है इसको बताइए। तो देखो, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। मानस वाला सबको पता है, कहाँ पर है मानस? मानस है असम में। थर्ड वाला, तो पहले वाला थर्ड देखो कहाँ है? केवल बी ऑप्शन में है, तो बी वाला ही ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। इस क्वेश्चन पे कॉमन नंबर इसलिए मिल सकता है क्योंकि देखो क्या बात है, मानस हो गया असम में, सुंदरबन हो गया पश्चिम बंगाल में, पंचमढ़ी हो गया
मध्य प्रदेश में। और नंदा देवी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में ना होके यहाँ पे क्या होना चाहिए था, उत्तर प्रदेश ना होके होना चाहिए था उत्तराखंड। उत्तराखंड में है, तो नंदा देवी आता है उत्तराखंड में। तो इस तरीके से हो गया 41वां नंबर का। बी तो बन रहा है लेकिन इसमें कॉमन नंबर मिल सकता है क्योंकि ऑप्शन में उत्तर प्रदेश नहीं रहेगा, क्या रहेगा, उत्तराखंड रहेगा। इसके आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। म्यांमार को का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? किस खनिज का प्रमुख उत्पादक? खनिज तेल, एकदम सही आंसर है। जो पेगु योमा है ये आधिकारिक तौर पर नाम है उसका, इसका असली वैसे क्या बोलते हैं, बागो योमा। और ये म्यांमार के मध्य क्षेत्र में एक पर्वत श्रृंखला है। और ये किस नदी के बीच में स्थित है, किन नदियों के बीच में स्थित है? तो इरावदी और सीताउंग नदी। इरावदी और क्या, सीताउंग नदी के मध्य में स्थित है। और यहाँ पे क्या होता है, खनिज तेल का उत्पादन होता है बहुत अधिक मात्रा में। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये क्या हुआ, जब 24 जनवरी 2018 24 जनवरी 2018 को जब उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया तो उस अवसर पर एक जिला एक उत्पाद का योजना का शुभारंभ किया गया। तो इसमें कह रहा है कौन सा, तो देखो क्या है, अमेठी मूंज के उत्पादन के लिए बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए एकदम सही है। और आगरा में चर्म उत्पाद के लिए एकदम सही। लेकिन बागपत की जो बात कर रहे हैं, बागपत में लकड़ी के खिलौने, यही ऑप्शन क्या हो गया गलत। तो बी वाला ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लकड़ी के खिलौने नहीं बल्कि क्या था, घरेलू सजावटी सामान के लिए। किसके लिए? घरेलू सजावटी सामान के लिए बागपत है, न कि लकड़ी के खिलौनों के लिए। तो इस प्रकार से 43 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्या कह रहा भाई, कह रहा है कि वही बात सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। भवन और निर्माणकर्ता, भवन और, तो देखो सुल्तानगढ़ी जो दिया हुआ है ये किसने बनवाया, इल्तुतमिश ने। तो थर्ड वाला हो गया। 2 में है, ए में है और सी में। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। लाल महल किसने बनवाया, बलबन ने। तो बी का हो गया चौथा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए नंबर। देखो ऑप्शन ऐसे दो ही 3 से लगभग लग जा रहा है। 2 अगर आपको पता, और ज़्यादातर सबको ये पता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा, सेकंड। फोर्थ का सेकंड देखो 2 में था। फोर्थ का सेकंड किस में था, 2 में। तो डी का हो गया सेकंड। तो 3 4 देखो ये गलत हो गया, ए ऑप्शन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन एकदम सही है। तो सुल्तानगढ़ी किसका हो गया, इल्तुतमिश। लाल महल किसका हो गया, बलबन का। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी। और 2.5 दिन का झोपड़ा हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक साहब। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर पे। कह रहा है जनसांख्यिकी लाभांश है। तो देखो जनसांख्यिकी लाभांश सब जानना है कि क्या है क्या नहीं है। तो ये जानते हो कि कार्यशील आबादी में जो है कहा जाता है कि 15 से 64 वर्ष के बीच की जो जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या, उसी को कहते हैं जनसांख्यिकी लाभांश। ऑप्शन में सबसे करीब इसके कौन सा है, 1559। तो ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर। कह रहा सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो देखो सबसे पहले क्या है, तृतीय
तृतीय सूची, जिस भाई ने मिला एकदम सही। तृतीय सूची क्या हो गया? तृतीय सूची हो गया शपथ से संबंधित, ये तुमको पता है। तृतीय अनुसूची क्या हो गया? शपथ से संबंधित। चतुर्थ अनुसूची क्या हो गया? चतुर्थ अनुसूची राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन। तो चौथे का क्या होगा? दूसरे का क्या होगा? पहला। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, ये ऑप्शन एक मैच कर रहा है डी नंबर, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। आगे देख लेते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची क्या है? संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विशेष सूची है। और आठवां क्या हो जाएगा? आठवीं अनुसूची सबको पता है किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। इतनी बातें हो गई। इसमें देखो क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट, इंग्लिश में लिखा हुआ क्या? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और हिंदी में क्या लिख दिया है? राज्य विधान परिषद। तो ये इसका अनुवाद एकदम गलत है, अनुवाद सही नहीं हुआ है। काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा होना चाहिए था, राज्य विधान परिषद लिख दिया है। तो इस क्वेश्चन पे कॉमन नंबर मिलने की संभावना है, लेकिन देखो क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। किस नंबर पे? 47 नंबर क्वेश्चन पे। ये देखो, ये सूची वाला बहुत क्वेश्चन आया है। भारत के जलप्रपात और उनकी अवस्थिति पे क्वेश्चन है। तो देखो, दूध सागर कहाँ है? गोवा में, इतना पता होना चाहिए। और दूसरा जान रहोगे पलानी कहाँ है? हिमाचल में। मान लो अगर दो ही ऑप्शन तुमको पता है, तो पहले का चौथा दो में है, और डी का तीसरा केवल एक ही ऑप्शन में है, तो सीधा एक भी पता है तो तुम क्या कर सकते हो? टिक कर सकते हो कि बी नंबर ऑप्शन सही है। और बरकाना कहाँ पे है? बरकाना है कर्नाटक में। और खंडाधार कहाँ पे है? ओडिशा में। कहाँ पे है? ओडिशा में। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा सही हो गया? बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो, सूची वाले बहुत से प्रश्न आए हैं। 48 नंबर, समिति और नियुक्ति वर्ष से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। और ये पंचायती राज टॉपिक से है क्वेश्चन, तो पंचायती राज पढ़े होगे, समझ जाओगे। बलवंत राय मेहता समिति कब थी? 1957 में, एकदम सही बात है। अशोक मेहता समिति 1977 में, ये भी सही है। LM सिंघवी समिति ये 1986, ये भी सही है। और PK थुंगुन समिति ये 1988। तो ये क्या हो गया? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। और ARO मेंस 2017 में भी यही प्रश्न पूछा था, रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? सुन्नी त्रिकोण बगदाद के उत्तर और पश्चिम में इराक का एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे कौन रहते हैं? सुन्नी अरब मुसलमान रहते हैं। अब अगर पूछें कि सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं, इराक में सुन्नी त्रिकोण, तो कौन कौन सा है सुन्नी त्रिकोण में? तो बसरा क्या है? बसरा इराक का बंदरगाह है, महत्वपूर्ण बंदरगाह है, और बगदाद से लगभग 530 किलोमीटर दूर है। और इसको बोलते हैं, बसरा को, पूर्व का वेनिस। क्या बोलते हैं? पूर्व का वेनिस। बाकी अगर त्रिकोण में बात करें, इराक में सुन्नी त्रिकोण में कौन कौन शामिल है? तो बगदाद है, रमादी है, टिकरित है। बगदाद, रमादी, टिकरित, ये सब क्या है? इसमें है। लेकिन ये जो बसरा है, ये ऑप्शन नहीं है, ये एक बंदरगाह है। तो 49 नंबर हो गया। आते हैं 50 नंबर पे। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी है? तो पूछ रहा है तंजानिया की, तो कौन है? सामिया सुलूहू हसन 2021 में ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी। कब? मार्च 2021 में। यहाँ क्या दिया? अप्रैल 2022 में। तो अप्रैल 2022 में अभी करंट टाइम पे है वो, लेकिन अप्रैल 2022 में नहीं बनी है। बनी कब है? मार्च 2021 में ही बनी है।
और ये 7वीं राष्ट्रपति हैं वहाँ की, तंजानिया की। छठे राष्ट्रपति कौन थे? तो छठे राष्ट्रपति, 6th राष्ट्रपति कौन थे भाई? जॉन मागुफुली। इन्हीं का स्थान लिया किसने? सामिया सुलूहु हसन ने। और इसके पहले क्या थी? इसके पहले क्या थी? उपराष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? तो अगर वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जो 2022 में रिपोर्ट आई है, जो आंकड़े आए हैं उनके अनुसार देखें तो वैश्विक स्तर पर चीन कौन रहेगा? चीन उत्पादन में शीर्ष रहा है। किसके उत्पादन में? इस्पात के उत्पादन में। अगर पूछें दूसरे सेकंड नंबर पे कौन रहा, तो सेकंड नंबर पे कौन था? इंडिया। सेकंड नंबर पे कौन था? इंडिया। और अगर पूछें थर्ड नंबर पे कौन था, तो थर्ड नंबर पे था जापान। तो पहले नंबर पे कौन हो गया? चीन। पहले नंबर पे कौन होगा? चीन। और चौथे स्थान पे, फोर्थ स्थान पे, चौथे स्थान पे अगर पूछें तो क्या हो गया? यूएसए। और पाँचवें में भैया कौन है? फिफ्थ में रूस, रसिया। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन 51 का हो जाएगा। 52 नंबर देखो, सूची वाले प्रश्न, योजना कार्यक्रम दिया है और उनका प्रारंभ वर्ष दिया है। क्या दिया है? योजना। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो है पहले पता होना चाहिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये है तुम्हारा 2005 में। ठीक। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ये है तुम्हारा पहला। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये तुमको पता होगा चौथा। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार 2001 में मर्ज कर दिया गया था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में कई योजनाएं थी जिनको मर्ज किया गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भी इसी में मर्ज कर दी गई थी। तो सीधी सी बात है, बाद में आओ तो संपूर्ण रोजगार 2001 में आया, स्वर्ण जयंती 1999 में आया, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब आया? 1995 में। और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वाला कौन सा आया? 2005 में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? कौन सा? 2022 में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो भैया इसको किसने जीता है? ये लखनऊ में हुआ था, बाबू बनारसी दास सिंह स्टेडियम जान ही रहे हो, वहीं पे टूर्नामेंट हुआ था। और इसमें जो है पीवी सिंधु जी ने, किसने? पीवी सिंधु ने महिला एकल का खिताब जीता। 54 नंबर देखो, उष्मागत की थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो भैया अगर इसकी बात करें तो निम्न तापमान एवं दाब पर सबसे स्थिर रूप से मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट। क्या होगा? ग्रेफाइट। तो 54 का हो गया डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर पे, कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो ये तो सब लोग लगा लिए होंगे, एकिडीना है। तो एकिडीना और प्लेटिपस, ये दो ऐसे मैमल्स हैं जो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। नहीं तो मैमल्स क्या कर देते हैं? बच्चे देते हैं। लेकिन ये दो ऐसे मैमल्स हैं जो क्या दे रहे हैं? अंडे दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? एकिडीना। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं भाई? मोहनजोदड़ो और लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो और लोथल से। क्यों?
क्योंकि मोहनजोदड़ो में एक मुद्रा मिली जिस पे नाव के चित्र थे और लोथल से नाव के चित्र की मुहर प्राप्त हुई है। तो मोहनजोदड़ो में मुद्रा प्राप्त हुई है और लोथल में क्या हुई है, मुहर प्राप्त हुई है जिसमें नाव के चित्र बने हुए थे। तो क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो और लोथल। तो 56 का हो गया डी ऑप्शन। 57 नंबर आ जाओ। उत्तर प्रदेश में के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में भैया बताना है। तो अवरोही क्रम में बताने के लिए पता होना चाहिए 2011 की जनगणना से क्वेश्चन है ये। 2011 की जनगणना से क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, कानपुर हो जाएगा, मतलब कि सेकंड। फिर क्या हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा, कानपुर हो गया सेकंड पे। फिर दूसरे नंबर पे है लखनऊ, कौन हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। किस क्रम में, अवरोही क्रम में। अवरोही मतलब आरोही माने बढ़ते क्रम में, अवरोही माने घटते क्रम में। तो जनसंख्या कहाँ पे ज़्यादा है, तो कानपुर में सबसे ज़्यादा है। फिर कहाँ है, लखनऊ में। फिर कहाँ है, लखनऊ में। फिर कहाँ है, गाज़ियाबाद में। कहाँ पे है, गाज़ियाबाद। इसके बाद क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा गाज़ियाबाद। और बचा क्या, फिर बचा तुम्हारा आगरा। आगरा हो गया थर्ड। तो ये ऑप्शन देख लो कहाँ, सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ये तुम्हारा है डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। आगे देखो, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, सबसे अधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र कौन सा है, खंबात है। और खंबात कहाँ पे है, गुजरात में, खंबात तट। आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी। तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, 2019-20 में। कब, 2019-20 में। बी ऑप्शन इसका एकदम सही है। और इसके तहत जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल मतलब पाइपलाइन जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई राज्यों के साथ मिलकर क्या कार्य किया जाएगा, ऐसा उस समय मिशन बनाया गया था। यही है जल जीवन मिशन। कब, किस बजट में, केंद्रीय बजट में 2019-20 में। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्या है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना जान रहे हो, 1913। चिटगांव शस्त्रागार छापा, ये तुम्हारा है 1930। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंसी कमेटी की स्थापना, ये है 1914। कब है, 1914। और केंद्रीय असेंबली बम कांड, ये तुम्हारा है 1929। कब है, 1929। तो इस तरीके से मिला लो। सबसे पहले कौन सा हो गया, 1913 वाला पहले हुआ, पहले ऑप्शन 2 में है, ए और डी में। ठीक है भाई। दूसरा तक थर्ड फिर दे ही दिया है, तो थर्ड वाला सोचना नहीं है, 1914 हो गया। फिर कौन सा आएगा, 1929, चौथा वाला। तो चौथा वाला थर्ड पे कहाँ पे, ये पहले नंबर पे है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, एकदम सटीक हो गया। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर पे। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण या अर्बेनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया। तो किसने बताया था भैया, जीएस घुर्रे साहब। कौन, जीएस घुर्रे साहब ने बताया था। तो 61 का क्या हो जाएगा, डी नंबर। फिर 62 देखो, कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक है। तो सिनोवैक क्या है भैया, ये संपूर्ण वायरस का टीका है। एकदम सही बात है। ये कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक है, क्या है, संपूर्ण वायरस का टीका है। संपूर्ण वायरस का टीका कौन कौन सा है, सिनोवैक है, सिनोफार्म है। और क्या कह रहा है, प्रोटीन उप, इसमें क्या जो है, नोवावैक्स
वैक्स, नोवावैक्स प्रोटीन उप इकाई या प्रोटीन सब यूनिट के रूप में दिया जाने वाला दवा है, समझे। mRNA का टीका, इसमें फाइजर देखो जो बनाया था, मॉडर्ना, ये सब किस में आता है, mRNA वैक्सीन में। फिर नॉन रिप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर या गैर प्रतिकृत वायरल वेक्टर के रूप में स्पुतनिक 5 जो लॉन्च किया गया था वो हो गया। तो ये सब बातें हो गई। इसमें सही कौन, संपूर्ण वायरस का टीका कौन सा था, सिनोवैक संपूर्ण वायरस का टीका। इतनी बातें हो गई। 63 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया, जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था उस बीच में जो भारत के मेडिकल के छात्र वहाँ फंसे थे और बाकी लोग पढ़ाई करने के लिए वहाँ पे गए थे, जो फंसे हुए थे उनको लाने के लिए फरवरी 2022 में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया भैया, ऑपरेशन गंगा। कौन सा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 63 का। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर, बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। तो देखो भैया, बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस का भी कारण है, मेनिंजाइटिस और क्या, और निमोनिया, और क्या, निमोनिया। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे, ए और डी। अब बाकी देखो क्या वो तय करते हैं। ये वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज कार करता है इन्फ्लुएंजा, ये बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। अब इन दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, हो सकता है कॉमन नंबर मिले, हो सकता है भाई कोई मान ले दोनों में से। इतनी बात है। 65 नंबर पे आ जाए, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है। तो इको मार्क भैया किसको दिया जाता है, देखो भारतीय मानक ब्यूरो BIS जिसको बोलते हैं वही इको मार्क प्रदान करता है। और किसको प्रदान करता है, जो पर्यावरण के लिए अनुकूल है, जो पर्यावरण के लिए अनुकूल है, मतलब कि पर्यावरण के मित्रोत है। तो डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और इसका लोगो क्या है, मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी का बर्तन। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर पे, फिर देखो सूची से संबंधित क्वेश्चन आ गया। 66 नंबर पे फिर सूची से संबंधित क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या हो गया भैया, इसको समझते हैं। रामानुज जो हैं ये विशिष्ट द्वैत किससे रिलेटेड है, विशिष्ट द्वैत। तो ए का चौथा केवल एक ही ऑप्शन में, कौन सा, बी में। ज़्यादा सोचना नहीं, एक भी पता होता तो आप लगा सकते थे, जैसे दूसरा ही पता होता, देखो कहीं है या इसमें किसी में मैच नहीं कर रहा है, तो कोई भी चारों में से आपको एक पता होता तो आप इसको, जैसे निम्बार्क हो गए, निम्बार्क का सबको पता है कि द्वैत से संबंधित है, किससे, निम्बार्क द्वैत। तो सी का सेकंड कौन सा, देखो वो भी यही ऑप्शन है। वल्लभाचार्य जो तुम्हारे हैं, वल्लभाचार्य ये शुद्ध द्वैत से रिलेटेड है पहले वाले से, और माधवाचार्य किससे हो जाएंगे, द्वैत से। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर, कह रहे सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो सौर ऊर्जा किससे, फोटोवोल्टाइक जो सेल्स हैं, फोटो सीधे रोशनी, फोटो का मतलब होता है फोटोवोल्टाइक, जहाँ पे फोटोन गिरे, फोटोन कहाँ से निकल रहा है, सूर्य की रोशनी से। तो फोटोवोल्टाइक सेल्स जो होंगी, बी नंबर ऑप्शन, यही सौर ऊर्जा को इसमें बदलेंगी, विद्युत ऊर्जा में। फिर कहा 68 नंबर कह रहा है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे कब मनाने की बात की है, कब मनाने की घोषणा की है, और कब मनाया जाएगा। तो भैया इसका आंसर है 5 अक्टूबर। कब, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन डे मनाया जाएगा। आगे आओ 59 नंबर कह रहा है कि डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है। तो डेंगू तुम्हें पता है कैसा वायरल डिजीज है, वायरस से होता है। और यह जो वायरस है डेंगू का वो कैसे प्रसारित हो रहा है, तो एडीज मच्छर जो है, एडीज इजिप्टाई, उसके द्वारा ये पहुंच रहा है। तो एडी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर, एनाफिलीज नहीं। तो 59 का हो गया ए नंबर। आ जाते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। हिंदुस्तान
समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? तो ऐसी कोई, देखो पहली बात तो ये हिंदी में पता नहीं क्या कर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये, इसको आप छोड़ सकते थे क्योंकि ऐसी कोई संस्था भाई जानकारी में तो मेरे भी नहीं है, या हिंदी संस्करण में हो सकता है त्रुटि हो। हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन नहीं, इसकी जगह पूछा होता हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो हम लोग समझ सकते थे कौन कौन थे उसमें, सचिंद्र सान्याल, सचिंद्र सान्याल थे, सचिंद्र, एक मिनट, सचिंद्र सान्याल थे, अजय घोष थे और जोगेश चंद्र चटर्जी। तो ऐसा भी कोई ऑप्शन यहाँ पे मिल नहीं रहा है, जोगेश चंद्र चटर्जी। तो जब नहीं, सचिंद्र सान्याल देख लो पहले कहाँ पे है, यहाँ पे है और कहीं पे और कहीं नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन सचिंद्र हो गए, चलो ठीक है, सचिंद्र हैं। अजय घोष ये डी वाले में है, और फिर जोगेश चंद्र चटर्जी तो है नहीं, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी दे दिया होगा, तो ये डी ऑप्शन इस तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ही गलत है। कॉमन नंबर जहाँ तक मिलेगा तो 70 का यहाँ पर डी लगा सकते हो, लेकिन कॉमन नंबर में क्वेश्चन ही गलत है। आगे देखते हैं 71 नंबर, कह रहा है राज्य और विधानसभा सदस्य की संख्या बतानी है। तो गोवा में 40 है, तुम भी जानते हो, एकदम सही बात है। उत्तराखंड में 70 है, ये भी सही बात है। उत्तर प्रदेश में 403 है, ये भी सही बात है। लेकिन मणिपुर में 62 नहीं है, बल्कि कितना है, 60 है। तो इसलिए मणिपुर वाला क्या हो गया, गलत सुमेलित है, तो मणिपुर वाला सही हो जाएगा। तो 71 का कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। 72 नंबर पे आ जाओ, प्रकाश रासायनिक धुंध जिसको कहते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। तो फोटोकेमिकल स्मॉग जो है धुआं और फॉग, इन दोनों के मिलने से होता है। क्या बोलते हैं उसको, स्मोक एंड फॉग के मिलने से भैया क्या बन रहा है, फोटोकेमिकल स्मॉग। इसमें कौन कौन होता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, ओजोन होता है, ओजोन मतलब O3, और पैन का मतलब है पर ऑक्सी एस्टिल नाइट्रेट, पैन, ओजोन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये 3 चीज़ें होती हैं किसमें, फोटोकेमिकल स्मॉग में। तो ऑप्शन में देखो ओजोन वाला ही दिया है, तो 77 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। फास्फोरस, एल्युमिनियम, मीथेन, ये सब नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं 73 नंबर पर, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पे है। तो ये रैंकिंग हमेशा याद रखी जाती है, कौन से स्थान पे है, सी नंबर, 136वां स्थान मिला है भारत को। और पूछा जाए सबसे खुशहाल कौन सा था, तो सबसे खुशहाल फिनलैंड था। और भारत कितवें नंबर पे है, 136वें नंबर पे। आ जाते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, सुमेलित कीजिए। क्वांटिटी दी है और एसआई यूनिट, अब कौन सा गलत है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, डायप्टर है, ये बात सही है। दबाव या प्रेशर का क्या है, पास्कल है। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, F/A। तो प्रेशर का क्या होगा, पास्कल, ये भी सही है। उष्मा का क्या होता है, हीट होता है, ये भी सही। लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, क्यूरी ने खोज की थी, वो अलग की बात है। लेकिन इसकी जो यूनिट होती है एसआई होती है बैकरल। क्या होती है, बैकरल होती है।
तो इस तरीके से ही ऑप्शन क्या है गलत, तो सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो गया 74 नंबर। 75 नंबर देखो, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। आर्यक स्तंभ, तो ये मिलती हैं तुम्हारी अमरावती स्तूप में। कहाँ पे, डी नंबर ऑप्शन, अमरावती स्तूप में मिलती हैं। और ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश के गुट्टूर जिले में अमरावती नामक गांव है, वहीं पे अमरावती स्तूप है, वहीं पे क्या मिलती हैं, आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। तो 75 का हो गया डी नंबर। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर, भारत के संसद द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून कब पारित किया गया। तो ये कब पारित किया गया, ये पारित किया गया है तुम्हारा 1996। तो ए नंबर ऑप्शन 76 का बिल्कुल सही है, 1996 में पारित किया गया। कौन सी समिति के प्रस्ताव पर, तो कौन सी समिति थी भैया, भूरिया समिति। कौन सी, भूरिया समिति की सिफारिश पर इन्होंने 1995 में रिपोर्ट प्रस्तुत की और 1996 क्या कर दिया गया, उसे पारित कर दिया गया। इतनी बातें हो गई, आगे देखते हैं। 77 नंबर, मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन थी। तो यह खिताब किसको मिला भाई, यह खिताब मिला करोलिना विलावस्का। तो ए नंबर ऑप्शन एकदम सही है, 77 का ए नंबर ऑप्शन एकदम सही। आ जाते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है, 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। तो देखो, जो जीरो हंगर की बात हो रही है ये भी शामिल है, क्वालिटी एजुकेशन भी शामिल है और जेंडर इक्वलिटी भी शामिल है। तो SDG अगर बात करें तो जो गुणवत्तापरक शिक्षा है, गुणवत्तापरक शिक्षा SDG किस में, 4 में है। अब केवल नंबर लिखूंगा उसे समझ लेना, SDG 4 में है, SDG 4 में है गुणवत्तापरक शिक्षा की बात। SDG 2 में है शून्य भूख की बात। और जेंडर इक्वलिटी या लैंगिक समानता की बात किस में है, 5 में, SDG 5 में। लेकिन अंतरिक्ष अनुसंधान की ऐसी कोई बात नहीं है, तो सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। इसका लक्ष्य नहीं रखा गया है 2030 तक प्राप्त करने के लिए। आगे बढ़ते हैं 79, कौन सी नदी घाटी या बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी कौन सी भाई, सबसे बड़ी तुम्हारी हो जाएगी महानदी, क्योंकि कई सारी नदियां आकर इसमें मिलती हैं तो अचानक से बहुत ज़्यादा पानी कैप्चर या इकट्ठा करने का इसमें कैपेसिटी हो जाती है। तो इस तरीके से महानदी में क्या है, बेसिन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा। तो 79 क्या हो गया, डी। आगे बढ़ते हैं कह रहा है कि कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। कौन सा वृक्ष, तो तुम भी जान रहे हो भैया, यूकेलिप्टस जो है उसको पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। क्यों, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी खींचता है ज़मीन से, तो बाकी जो लोग हैं, बाकी अदर प्लांट्स हैं, कंपटीशन बढ़ जाता है पानी का, और ये ज़्यादा पानी खींच लेता है तो दूसरे लोगों को क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो इसलिए यूकेलिप्टस क्या है, वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। ये सब नदियों के किनारे यूकेलिप्टस लगाओ तो फ़ायदे की बात है कि बाढ़ नहीं आएगी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा कैप्चर करता है। तो ये सब तो सही है, लेकिन बाकी जगहों पे ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो पर्यावरण के लिए खतरा कौन हो जाएगा, यूकेलिप्टस। 81 नंबर पे आओ, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लोकसभा चुनाव वर्ष दिया है, तो 11वीं 1996 में सही है भाई, 13वीं 1999 में ये भी सही है, 9वीं 1989 में ये भी सही है, लेकिन 7वीं जो 1982 दिया है, ये 7वीं लोकसभा चुनाव जो हुए थे ये 1982 में नहीं बल्कि कब हुए थे, 1980 में। तो यही 7वीं बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। 82 नंबर देखो,
निम्नलिखित में किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूती नामा रखा? तूती नामा रखा था। तो भैया इसमें क्या ही समझना है, तूती नामा सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद किया, तूती नामा रखा था। कौन है? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, सी ऑप्शन। ये फारसी चिकित्सक थे और सूफी संत थे, और क्या किए थे? 14वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के बदायूं में माइग्रेट कर गए थे। इतनी बातें, आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? नेशनल कैपिटल रीजन। तो 1991 में 69वें संविधान संशोधक विधेयक से केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को क्या बनाया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का दर्जा दिया गया। तो क्या हो जाएगा? 69। आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो कहाँ मिलता भैया? WHO की रिपोर्ट आई थी फरवरी 2018 में, और उसमें अर्जेंटीना हो गया, बांग्लादेश हो गया, चिली हो गया, चीन हो गया, भारत हो गया, मैक्सिको हो गया, USA हो गया, यहाँ पे प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। 85 नंबर पे हो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो कहाँ स्थापित करने जा रहा है भैया? ये स्थापित करने जा रहा है जामनगर, भारत में। कहाँ पे? बी नंबर ऑप्शन सही है, जामनगर, भारत में। और जामनगर कहाँ पड़ता है भैया? गुजरात में। आगे बढ़ते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों या फार्म सब्सिडी जो दी जाती के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है, कौन सा नहीं सही है, ये सब बातें। कह रहा है कि भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। तो भैया अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष में आती है। तो ये पहला वाला क्या हो गया? गलत। दूसरा क्या कह रहा है? किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियाँ प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी, ये एकदम सही बात है। फिर विश्व व्यापार संगठन WHO के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्मा सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक है। ये भी सही बात है, लेकिन भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सबसे अप्रत्यक्ष, ये एकदम गलत बात है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों में आती हैं बातें, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा हो जाएगा भाई? दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा किस ऑप्शन में है? डी नंबर। तो 86 का कौन सा हो गया? डी नंबर सही हो गया। आगे देखते हैं ज्योतिबा फूले से संबंधित 2 क्वेश्चन आया, पीछे भी एक आया था। ज्योतिबा फूले संबंधित थी श्रमिक संघ आंदोलन से, कृषक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जाति विरोधी। तो ज्योतिबा जी जो संबंधित वो जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थी। किससे? जाति संबंधी। क्योंकि दलित और वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए ही इन्होंने सत्यशोधक समाज की, देखो पीछे क्वेश्चन आया था, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी किसके लिए? दलितों और वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए। तो जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थी ज्योतिबा फूले। आगे देखो, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो ये सबको पता है, 24 जनवरी को मनाते हैं। ये कब से मनाया? वर्ष 2018 में प्रथम बार प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनजाति दिया है, राज्य दिया है, नीचे कुछ कोड दिया है कि कौन सा जनजाति कौन से राज्य में है, इसका सही कोड का चयन करना है। देखिए सबसे पहले दिया है केरिया, उड़ीसा में। केरिया कहाँ दिया? उड़ीसा में। तो पहली बात तो ये कि केरिया नहीं, खरिया जनजाति होती है जो उड़ीसा में पाई जाती है। कौन सी?
खरिया, खरिया जनजाति होती है जो उड़ीसा में पाई जाती है। कुकी, कुकी जनजाति जो है ये पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है, ना कि उत्तर प्रदेश में, तो ये भी बात गलत हो गई। यानदी, यानदी जो है ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ना कि राजस्थान में, तो ये भी गलत हो गया। कुकी कहाँ पाई जाती है? पूर्वोत्तर भारत में, और यानदी कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। फिर दिया है पालियान, तो पालियान जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? केरल में। कहाँ पाई जाती है? केरल में, केरल में पाई जाती है। तमिलनाडु में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो पालियान नहीं, अगर इंग्लिश वाले में क्या होता कि डबल एल दे दिया, यल यल करके दे दिया होता तो सही हो जाता। कौन सी जनजाति पाई जाती है भाई तमिलनाडु में? तो ये क्या है? पालियन, पालियान जनजाति पाई जाती है, ना कि पालियान। पालियान पाई जाती केरल में और पालियान पाई जाती तमिलनाडु में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या है? गलत है। इस पर कॉमन नंबर मिलना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो नवासी जो है, अगर केरिया की जगह खरिया समझ लो और पालियान की जगह पालियान समझ लो तो पहला और चौथा एक हिसाब से लगाया जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को छोड़ना ही बेहतर है। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पे। LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारतीय सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में LBS क्या है? LBS का आपसे क्या पूछा? फुल फॉर्म पूछा है, एक हिसाब से समझिए तो LBS क्या है भैया? तो LBS लीड बैंकिंग स्कीम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? पहला वाला। कौन सा? अग्रणी बैंकिंग योजना है। इसके अंतर्गत क्या था कि प्रत्येक बैंक को एक जिला आवंटित किया जाता है और वहाँ पे उसे लीड बैंक की संख्या दी जाती है। तो बाकी जितनी बैंक और शाखाएं हैं उनका समन्वय में अग्रणी भूमिका, मेन भूमिका कौन निभाएगा? जिसको वहाँ का LBS स्कीम के तहत जिसको चुना गया है। और ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी LBS स्कीम? तो RBI के द्वारा। कब शुरू की गई थी? तो 1969, 1969 में। ये हो गया 90 नंबर क्वेश्चन। आते हैं 91 नंबर पे। फिर देखिए सूची से संबंधित क्वेश्चन है। सूची क्या पूछा है? ग्रंथ और रचनाकार के बारे में पूछा है। तो रागमाला, रागमाला पुंडरीक विट्ठल जी हैं, तो पहले का तीसरा, तो एक ही ऑप्शन है बी नंबर, बी नंबर। लेकिन ये क्वेश्चन भी गलत है, उसका रीजन भी बताता हूँ। रागमाला हो गया पुंडरीक विट्ठल जी, रस कौमुदी हो गया श्रीकंठ जी, राग विबोध हो गया सोमनाथ, और चतुर्दंडी प्रकाशिका ये वेंकट रमण जो दिया है, यही चीज़ गड़बड़ किया है। ऑप्शन तो मान लो तुम बी है सही, लेकिन कॉमन हो सकता है क्योंकि इन्होंने लिखा गलत है। वेंकट रमण नहीं होगा, वेंकट मखिन होगा। क्या होगा? वेंकट मखिन, ना कि रमण। क्या होगा यहाँ पे? वेंकट मखिन, ये सही चीज़ है, वेंकट रमण नहीं। फिर भी अगर देखो तो बी ऑप्शन सही है। फिलहाल इस पे कॉमन नंबर भी मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर पे। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव, मुख्य मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है नेचुरल गैस का? तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है भाई? मीथेन है। 45 से 85% के बीच होता है ये नेचुरल गैस में, तो मीथेन हो जाएगा। और कम मात्रा में थोड़ा में एथेन, प्रोपेन ये सब होती हैं। आगे बढ़ते हैं 93 नंबर पर। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा तप्त होता है? हीट किसके द्वारा होता है? अर्थ का एटमॉस्फेयर। तो इस किससे होता है भाई? ये लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, मतलब डी नंबर आंसर सही है। क्या होगा? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, इसके द्वारा ही वायुमंडल हमारा क्या होता है? हीट होता है। आगे बढ़ते हैं। बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो कह रहा PM नरेंद्र मोदी ने 5वें
बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। और दूसरा कह रहा 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी, ये बात इसने कहा। तो अब देखो जो इसमें जो बात दी गई है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में 30 मार्च 2022 में संबोधित किया था, ये बात तो सही है, लेकिन इसकी अध्यक्षता, ये मेज़बानी किसने की थी? तो मेज़बानी किसने की थी भैया? मेज़बानी इसकी की थी श्रीलंका। किसके द्वारा? श्रीलंका द्वारा। तो इसमें केवल बी, ये केवल एक नंबर सही है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे संबोधित किया था, ये बात सही है। आगे बढ़ते हैं भाई। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी वाटर शेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो 2003 में वाटर शेड विकास परियोजना के तहत कौन सी योजना शुरू की गई? हरियाली योजना। बी नंबर ऑप्शन एकदम सही है। इसमें क्या था? ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी के लिए, सिंचाई के लिए, मछली पालन के लिए और वनीकरण के लिए जल संरक्षण का कार्य शामिल है। और इस योजना को पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लोगों के योगदान से लागू किया गया। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लोगों के योगदान से, लोगों के सहयोग से शुरू किया गया। तो क्या था? हरियाली। आगे बढ़ते हैं 96 नंबर पे। एसेशन दिया है, रीजन दिया है। एसेशन दिया है, रीजन दिया है, इसको समझिए। कह रहा है भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, ये बात एकदम सही है, शीत ऋतु में होती है। अगला कह रहा है गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, ये बात भी सही है, परंतु ये रीजन नहीं है कि गर्मियों में क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव रहते हैं इसलिए भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु होती है, ये बात गलत है। तो मतलब कि अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन जो कारण दिया है ये सही रीजन नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? तो तुम भी जानते हो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में ये कांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो ब्रिटिश के द्वारा इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, उसको वापस कर दिया। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इसी हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर जी जो थे वो वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा भी दे दिए थे। शंकर नारायण जो दूसरे नंबर पर दिया है। तो कौन हो गया? रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर पर। कह रहा है निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? इसको देखते हैं भाई। क्या कह रहा है भाई? निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो ये जो चोओमू या चोयू है, लोहोत्से है, ये हिमालय पर्वत श्रेणी में है। मतलब पहला और दूसरा जो दिया है ये दोनों तो स्थित हैं, लेकिन अन्नामलाई हो गया, सिरुमाली हो गया, ये दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये दोनों कहाँ की हैं? साउथ इंडिया की पर्वत श्रेणियाँ हैं, दक्षिण इंडिया की, दक्षिण भारत की साउथ इंडिया की पर्वत श्रेणियाँ हैं। लेकिन चोओमू या चोयू जिसको बोलते हैं और लोहोत्से, ये दोनों कहाँ के हैं भाई? ये हिमालय पर्वत की श्रेणी है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर। बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 99 नंबर पे आते हैं। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद था 1973 में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आई मीन कि संविधान की जो मूल संरचना थी उसकी अवधारणा प्रतिपादित की गई थी।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके तहत संविधान के किसी भी संशोधन की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है। अगर कोई संशोधन किया गया है संविधान में तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है। और अगर मूल संरचना जो है संविधान की, अगर उसका उल्लंघन हो रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, अविधिमान्य घोषित कर सकता है उस संशोधन को जो किया गया है संसद के द्वारा। तो कौन सा होगा इसमें, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। कब, 1973 में। आगे बढ़ते हैं भाई, 100 नंबर क्वेश्चन। फिर असेसन रीजन दिया है, क्या दिया है, असेसन रीजन दिया है। कह रहा है विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है, तो ये बात सही है। फिर लिखा है उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। तो ये जो बोला है ये भाई इससे क्या होगा देखो, कह रहा है कि उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए भी सत्य है, आर भी सत्य है और आर ए की व्याख्या भी करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, बी नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दक्षिण अमेरिका का जो एंडीज पर्वत है उसमें पोर्फिरी तांबा का विशालतम निक्षेप मिलता है, ये बात एकदम सही है। और पहला भाई जो बात है कि विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है, ये भी बात सही है। तो दोनों बातें भी सही हैं, रीजन भी सही है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, असेसन और रीजन दोनों सत्य है और रीजन असेसन की सही व्याख्या भी करता है। तो समय का क्या हो जाएगा भाई, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 101 नंबर पे। फिर से वही सूची दिया है, इसका मिलान करना है। तो तलार क्या है भाई, अधिकारी और कार्य। तो तलार जो अधिकारी थे उनका काम क्या था, तलार का, तो तलार लोगों का काम था रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होता था कौन, तलार। तो पहले का क्या हो गया, थर्ड। एक ही ऑप्शन में है तो बी ऑप्शन क्या हो गया, सही। बी ऑप्शन क्या हो गया, सही। बाकी देख लेते हैं। पट्टकोल का काम क्या था, ये ग्रामीण कर वसूली करना था। पट्टा वट्टा पे दिया था ज़मीन, अभी भी समझो अगर उसी से पकड़ते तो पट्टकोल से पकड़ लेते कि ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी होता है। साहसाधिपति, ये साहस किसके अंदर होगा भाई, ऐसे समझो अगर ट्रिक से समझना है तो चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी होता था साहसाधिपति। और बलद भी चुंगी का सुरक्षक, तो बल जिसके पास होगा वही तो चुंगी का सुरक्षक बन पाएगा। तो ये क्या हो गया, डी का फर्स्ट। तो इस तरीके से बी ऑप्शन सही है। आते हैं 102 नंबर पे। फिर वही कह रहा है अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में दोनों सूची को सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। 102 नंबर। तो 102 नंबर पे क्या हो जाएगा भाई, संस्कृति, ये इंदौर था, बिल्कुल सही है। शासन वडोदरा था, ये भी एकदम सही है। सामाजिक पहलू ये तुम्हारा तिरुपति था और नगरीय पर्वत कौन सा था, भोपाल था। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, एकदम सही है। तो संस्कृति वाली जब बात की तो इंदौर और चंडीगढ़ थे, दोनों विजेता थे। शासन या गवर्नेंस की जब बात करेंगे तो वडोदरा था। सामाजिक पहलू या सोशल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे तो तिरुपति था। और नगरीय पर्यावरण या अर्बन इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो भोपाल और चेन्नई ये थे। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। आगे बढ़ते हैं भैया। 103 नंबर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है। तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ये है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पे स्थित है भाई, लखीमपुर खीरी में। कहाँ पे, लखीमपुर खीरी में स्थित है। और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको कब मिला, 1977 में। 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, लेकिन स्थापित कब हुआ, तो स्थापित हुआ था 1968 में। और उस समय क्या था, वन्य जीव विहार था जब 1968 में स्थापित किया गया था, लेकिन इसे बाद में राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया 1977 में।
आगे बढ़ते हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः बनी होती है। तो सीएनजी में देखो 80 से 90% क्या होता है, मीथेन होता है। 80 से 90% मीथेन होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। अगला है काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। काराकुम, काराकुम की बात कर रहा भाई। तो काराकुन जो है, काराकुन ये जो है बहुत बड़ा, मध्य एशिया में बहुत बड़ा भाग है ये मरुस्थल का, और ये तुर्कमेनिस्तान में विस्तारित है। तो तुर्कमेनिस्तान इसका आंसर सही बन रहा है, लेकिन 70% भाग पे वहाँ पे है। और इसका नवीनतम विस्तार जो है कजाकिस्तान, जो बी ऑप्शन है कजाकिस्तान, यहाँ पर भी इसका कुछ भाग फैला हुआ है। तो ऑप्शन इसमें क्या हो सकता है, सी और बी दोनों हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा तुर्कमेनिस्तान में है। तो इस हिसाब से आप सी ऑप्शन लगा सकते हो, लेकिन ये भी क्वेश्चन पे सवाल उठ सकते हैं कि कजाकिस्तान में भी है और तुर्कमेनिस्तान में भी है, लेकिन यहाँ पे 70% हिस्सा, और जो नवीन आंकड़े हैं उसके अनुसार कजाकिस्तान में भी इसका कुछ हिस्सा आता है। इतनी बातें हो गई। फिर आते हैं 106 नंबर पे। 106 नंबर क्या कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनका भैया देख लो। सबसे पहले नंबर पे गुजरात में 1299 में, कब, 1299 में। फिर रणथंभौर में 1299 विजय हुई। फिर रणथंभौर में कब हुआ था, तो 1301 में हुआ था। कब हुआ था, 1301 में। फिर चित्तौड़ में 1303 में, 1303 में। और इसके बाद 1310 में वारंगल में विजय प्राप्त की। कब, 1310 में। तो इस हिसाब 1299 गुजरात। देखो दूसरा कहाँ पे, सीधे डी ऑप्शन में ही मिल रहा। तो डी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। आगे बढ़ते हैं 107 नंबर पे। दो सूची दी गई है, इन दोनों का आपस में मिलाना है भाई। क्रांति दिया है और किससे संबंधित है, इसकी बात की गई है। तो देखते हैं भाई क्या होगा। गोल्डन क्रांति, गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है, तो गोल्डन क्रांति तुम्हारा बागवानी एवं शहद से संबंधित है। किससे संबंधित भाई, गोल्डन क्रांति बागवानी एवं शहद से। तो ये देखो ए वाले ऑप्शन में और सी वाले ऑप्शन में दोनों जगह दो दो है, तो इन दोनों में भी कन्फ्यूजन है। आगे बढ़ते हैं। ग्रे क्रांति, कौन सी क्रांति भाई, ग्रे क्रांति किससे रिलेटेड है, तो ग्रे क्रांति जो है उर्वरक से रिलेटेड है। अब बताओ, सीधा सी वाला ऑप्शन मिल गया है यहीं से, तो सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। बाकी पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन संबंधित है, और ब्लैक क्रांति किससे, पेट्रोलियम से। तो ये भी बात हो गई। आगे बढ़ते हैं 108 नंबर पे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है। तो कौन सा शहर है भाई, तो जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके अनुसार जो मुरादाबाद है, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन मुरादाबाद, ये क्या है, दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित ध्वनि प्रदूषण से युक्त शहर है। कौन, मुरादाबाद। और कितना है, तो 114 डेसिबल। आगे बढ़ते हैं 109 नंबर। 109 नंबर क्या करा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किस नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है। सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा, तो जो मार्क वेंडहे हैं, कौन, मार्क वेंडहे, इन्होंने 355 दिन सिंगल स्पेस फ्लाइट मिशन, मतलब एकल उड़ान मिशन में थे ये। और यह इतिहास में किसी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ान का विश्व रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। तो मार्क वेंडे हैं। आगे देखो 110 नंबर। 110 नंबर,
क्या कह रहा भाई, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। तो एकदम सही बात है, क्योंकि कृषि क्रांति के बाद उच्च उपज वाली जो किस्में, बीज, उर्वरक आदि की उपलब्धता और सिंचाई के उपयोग में वृद्धि, यह सब कहाँ पे है, ज़्यादा हुई पश्चिमी क्षेत्रों में। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। ये बात एकदम सही है। अगला देखते हैं, यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। तो सही बात है, हरित क्रांति का प्रभाव ही इस पर पड़ा और अधिकतर ज़्यादातर फैक्ट्रियल रीजन जो हैं, औद्योगिक क्षेत्र जो हैं वो भी उधर ही हैं, तो इसलिए ज़्यादा विकसित माना गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 110 का, दोनों बातें सही हैं, पहला और दूसरा दोनों। अगला देखो, निम्नलिखित में से एक बात उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं भाई, तो देखो अडवा कहाँ पे है, अडवा मिर्ज़ापुर में है। अडवा कहाँ, मिर्ज़ापुर में है। अहरौरा भी कहाँ है, मिर्ज़ापुर में है, दोनों यूपी में है। बघेलखंड कहाँ है, बलरामपुर में है, ये भी यूपी में है। लेकिन बदुआ, बदुआ कहाँ पे है, ये बांका में है। कहाँ पे भाई, बांका में। और बांका कहाँ पड़ता है, बिहार में। कहाँ पड़ता है, बिहार में। तो इसलिए यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बदुआ, यही उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता है। अगले बढ़ते हैं 112 नंबर। इसमें भी वही है कि देवता हैं, उनका पहचान बताना है। तो भाई ये सबको पता है, शिव भगवान का त्रिशूल है, एक ही ऑप्शन में देखो है, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। शिव भगवान का त्रिशूल है। विष्णु जी का क्या है, विष्णु जी का चक्र है, सुदर्शन चक्र। फिर सरस्वती जी का सब लोग जानते हैं, वीणा वादनी, तो वीणा है। और गणेश का क्या हो गया, गणेश जी का क्या हो गया, रस्सी फंदा। सरस्वती माता का हो गया वीणा, विष्णु भगवान का हो गया चक्र, सुदर्शन चक्र, शिव जी का हो गया त्रिशूल, और गणेश जी का क्या हो गया, रस्सी फंदा। तो यही ऑप्शन हो जाएगा 112 का बी नंबर। आते हैं 113 पे, फिर वही बात एसएससी रीजन दिया है। देखो कह रहा है, एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, होमोजीनस होता है। समरस होता है मतलब मिल जाता है, तो एक ही जैसा लगता है सब कुछ, अंतर नहीं आप कर पाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये बात सही है। फिर कह रहा, पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। ये बात एकदम गलत है। अगर विभिन्न संगठन वाला घोल होगा तो आप चीज़ों को पहचान पाओगे देख के कि ये अलग चीज़ें पड़ी हैं, ये अलग चीज़ें पड़ी हैं। तो समरस कैसे हुआ, वो होमोजीनस नहीं होगा, हेट्रोजीनस हो जाएगा। तो इसलिए रीजन गलत है, सेशन सही है। तो ए सही है, आर गलत है। कौन सा ऑप्शन हो गया 113 का, ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 114 नंबर। कह रहा, भारत के संदर्भ कौन सा बात सही है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का छठा नहीं है भैया, 7वां सबसे बड़ा देश है, छठा नहीं है। फिर कह रहा, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। ये बात सही है, ये बात एकदम सही है। फिर कह रहा है, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ये भी बात एकदम सत्य है। लेकिन भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो ये बात एकदम गलत है, क्योंकि भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 सेकंड से 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश के मध्य है, और जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या है, 23 डिग्री 30 सेकंड उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो कहीं से भी संपूर्ण रूप से क्या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आता है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही। तो सी नंबर सही है 114 का। आते हैं 115 नंबर पे। 115 नंबर देखिए, कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य नहीं है,
तो देखिए भैया, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना ये है, राष्ट्रगान का सम्मान करना ये भी बात सही है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी बात सही है, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं स्थानकों की आप रक्षा करना ये संभव नहीं है। तो यही सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 115 का सी। आगे देखते हैं 116 नंबर। 116 नंबर देखो भैया, कह रहा लता मंगेशकर के संबंध में लिखित कौन सा कथन सही है। लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली यह प्रथम भारतीय कलाकार थी। प्रथम भारतीय कलाकार थी ऐसी बात कर रहा है, लेकिन असल बात यह है, देखो कहा तो जाता है बात कि रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाले प्रथम भारतीय कलाकार थी, लेकिन जब रॉयल एल्बर्ट हॉल के द्वारा उपलब्ध जानकारी ली जाती है तो वहाँ पे महान सितार वादक और संगीतक जो रविशंकर थे, रविशंकर जो थे वो पहले भारतीय थे जिन्होंने वहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी थी। तो इस तरीके से ये बात गलत हो गई। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था, तो ये बात एकदम सही है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रथम कार्यक्रम एल्बर्ट हॉल में 1974 में हुआ था। किसका, लता मंगेशकर का। उन्होंने पहला अपना जो लता मंगेशकर जी पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, उनका प्रथम कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। तो केवल दूसरा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन गलत है। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, 116 का डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 117 नंबर। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है। तो सौर ऊर्जा की बात जब करते हैं तो जो केरल में स्थित कोचीन है, ये पहला ऑप्शन जो है कोचीन केरल में स्थित है, एकदम सत्य बात है। भारत में नहीं, विश्व में ये पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा प्रथम विश्व में। और ये कब प्राप्त किया, ये जो कंडीशन है, तो 2015 में ये बात हुई कि विश्व में सौर ऊर्जा से पहला हवाई अड्डा कौन सा है, कोचीन है। यह भारत में तो रहेगा ही जब विश्व में है, तो ये कहाँ पे है, केरल में है। आगे बढ़ते हैं। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं। तो जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से गुजरात, केरल और पंजाब, डी ऑप्शन। गुजरात, केरल और पंजाब ये 3 राज्य हैं शीर्ष पर। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था। तो इसमें होगा नीलम संजीवा रेड्डी। कौन होगा भाई, ए नंबर। नीलम संजीवा रेड्डी जी जो हैं, उन्होंने राष्ट्रपति का पद जब धारण किया उसके पहले वो उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं थे। आगे बढ़ते हैं 120 नंबर पे। एक 120 कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सर्ववर्मन कह रहा है गया ताम्रपत्र, तो ये बात एकदम गलत है। तो सर्ववर्मन का ताम्रपत्र अभिलेख है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ भाई, गया से नहीं, वो प्राप्त हुआ है असीरगढ़ से। कहाँ से, असीरगढ़ से। और गया में कोई अभिलेख इनका नहीं प्राप्त हुआ है, तो गया वाली बात गलत हो गई। तो पहला ही ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। तो पहले ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यही सही सुमेलित नहीं है। और बाकी ईश्वर वर्मन जौनपुर से प्रस्तर अभिलेख से मिला है, ईशान वर्मन का हराहा पाषाण अभिलेख से मिला है, जीवित गुप्ता सेकंड का देव बर्डार्क अभिलेख से प्राप्त हुआ है। 121 नंबर पे आते हैं। सूची 1, सूची 2 दिया है, दिवस दिया है, घटना या अवसर किस चीज़ के लिए वह दिवस बनाते हैं, इस चीज़ का जिक्र किया गया है। तो देखिए
इसमें क्या हो जाएगा भाई, ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। एक देखो, बाघ दिवस लगभग सबको पता होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब है भाई? 29 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। सी का हो जाएगा 1। सी का क्या हो जाएगा? 1। अगर तुमको एक भी पता है तो तुम सारे लगभग, इसमें कुछ ऑप्शनों में ऐसा है कि अगर एक आध पता है तो आप गेस ये नहीं, एकदम सटीक लगा सकते हो आंसर। तो जैसे इसमें सी, जिसको पता होगा जुलाई 29 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। देखो, तो दो ही ऑप्शन बी और डी में कंफ्यूज रहोगे, फिर एक आध और देख लो। पहला अप्रैल 18 को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है भाई। और मई 22 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और दिसंबर 5 को विश्व मिट्टी दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से दिसंबर 5 को क्या मनाया जाता है विश्व मिट्टी दिवस। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी नंबर। आ जाते हैं 122 नंबर पे। फिर वही क्वेश्चन असेंशियल रीजन से रिलेटेड है। इसको देखते हैं भाई। कह रहा है कि 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। रीजन दे रहा है, रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। तो देखो, ऐसा है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, दोनों बातें सही हैं, लेकिन रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? डी नंबर। क्यों ऐसी बात कर रहा हूँ कि 20वीं सदी निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के मुख्य विषय तो बने, क्योंकि 20वीं सदी में ये रीजन नहीं है। 20वीं सदी में रीजन ये था कि वैश्विक स्तर पर बहुत से परिवर्तन हुए जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था ही, और इसलिए इस बात को गति मिली। ये बात सही है। आगे बढ़ते हैं 123 नंबर पे। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? कौन सा क्वेश्चन है भैया? 123 नंबर। तो 123 नंबर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। जो भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 और 2021 का कंपैरिजन किया जाएगा, तो इसमें जो आंध्र प्रदेश है 123 में, इसने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। फिर दूसरे नंबर पे कौन है? तेलंगाना है। तीसरे पे कौन है? उड़ीसा है। तो पहले नंबर पे कौन है भैया? आंध्र प्रदेश। तो 123 का क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। फिर कह रहा सल्फा ड्रग जो है ये किस प्रकार की औषधि है? तो सल्फा ड्रग को ही बोलते हैं एंटी बैक्टीरियल, आई मीन कि प्रतिजीवाणु। तो सल्फा ड्रग क्या हो जाएगा? प्रतिजीवाणु प्रकार की औषधि है, मेडिसिन है, ड्रग है। आगे बढ़ते हैं 125 नंबर। समाचार पत्र या पत्रिका दी हुई है और उसका प्रकाशन स्थान आपको बताना है। तो स्वदेश आपको पता है कहाँ था? गोरखपुर में। और एक आप जान गए तो देखो सीधे पहला ऑप्शन ए नंबर क्या हो गया? सही हो गया। बाकी भारत बंधु क्या था? हाथरस में था। जो सत्यवादी वाली बात है ये आगरा में थी। और शक्ति कहाँ था? अल्मोड़ा में था। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन ही क्या हो गया? सही हो गया। आते हैं 126 नंबर पे। 126 नंबर। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। तो शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ उसके द्वारा 21A अनुच्छेद जोड़ा गया और उसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। तो कौन सा होगा? डी नंबर। डी नंबर ऑप्शन एकदम सही। अगला देखो, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह 3 देशों में विभाजित है। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। तो इसमें सीधी सी बात है, ये दोनों बातें सही हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया का बोर्नियो द्वीप
3 देश में विभाजित है। कौन कौन सा? इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रूनेई। इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रूनेई। और इन द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ? ज्वालामुखी निक्षेप कांड हुआ। तो दोनों बातें सही हो गई, तो ये हो गया। आते हैं 128 नंबर पे। क्या कह रहा है भैया? 128 नंबर, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के समय निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? मेक इन इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। सही बात है। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। तो ये ऑप्शन सही है। अगला कह रहा है इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना था। ये बात भी एकदम सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही बातें हैं। तो 128 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? तो ये दोनों कहाँ संबंधित थे भाई? मारवाड़ से, ना कि मेवाड़ से भैया, मारवाड़ से संबंधित थे। और ये कौन थे? ये मारवाड़ के शासक मालदेव जो थे उनके ये सरदार थे। आगे देखो 130 नंबर। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो स्पार्टम क्या है? ये संश्लेषित मधुरक है, सिंथेटिक स्वीटनर है, ये बात सही है। नियोप्रीन ये विशिष्ट रबड़ है, भी बात सही। ऑक्सीटोसिन तुमको भी पता है हार्मोन है। तो कौन सा? रेयान रूपांतरित स्टार्च जो कह रहा है, ये रूपांतरित स्टार नहीं, ये सेमी सिंथेटिक है। सेमी सिंथेटिक फाइबर है ये। रेयान क्या है? फाइबर है, ना कि स्टार्च। तो इसलिए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो 131 नंबर। 2 कथन दिए गए हैं, असर्शन रीजन दिया है, उसको देखिए आप क्या होगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 131। चलिए भाई इसको भी देख लेते हैं। कथन क्या दिया? लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप लोग अधिकता में वृद्धि करते हैं। ये बात सत्य है। पादप लोग जो होते हैं, जिसको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन, ये जलीय वातावरण में पाए जाते हैं भाई, वहीं वृद्धि करेंगे। तो सीधी सी बात है, लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप लोग अधिकता में वृद्धि करते हैं। फिर लिखा लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। ये भी बात सही है, खुला क्षेत्र होता ही है, इसलिए वहाँ पर इनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा, सूर्य का प्रकाश मिल रहा, पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में मौजूद है, तो ये वृद्धि करेंगे ही। और ये जल का खुला क्षेत्र होता है। तो क्या हो जाएगा? असेसर और रीजन 2 सही है, और रीजन असेसन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका 131 का हो गया बी नंबर। आ जाते हैं 132 नंबर पे। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है? तो 3 मूर्ति भवन जो परिसर है उसी को संग्रहालय में कन्वर्ट कर दिया गया है। और यहीं 3 मूर्ति भवन में कौन रहते थे? प्रधानमंत्री जो हमारे थे, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, वो वहाँ पे रहते थे। तो इसी को क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय में कन्वर्ट कर दिया। किसको? 3 मूर्ति भवन को। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? डी नंबर। आ जाते हैं 133 नंबर पे। सतत विकास लक्ष्य SDG की बात किया है। इससे देखो 2 क्वेश्चन एक पीछे भी आया हुआ है, और फिर कह रहा है किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। तो देख लो भैया, SDG 10 जो है ये असमानताओं की कमी, क्या है? असमानताओं की कमी। तो तीसरा हो गया ए का। फिर कह रहा है SDG 13 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13, ये है जलवायु कार्रवाई से, तो जलवायु से, क्लाइमेटिक चेंजेस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है भाई? जलवायु से संबंधित है। तीसरे का, दूसरे का क्या होगा? पहला। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? पहले का तीसरा 2 में है, और दूसरे का पहला, तो सीधी सी बात है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा?
बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो बाकी चीज़ें ऐसे ही जान जाओगे। SDG 14 ये जल के नीचे जीवन से संबंधित है, और SDG 15 जो है ये भूमि पर जीवन से संबंधित, किससे संबंधित, भूमि पर जीवन से संबंधित है। तो इस तरीके से भी हो गया। 134 नंबर पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण करणीय है, बायोडिग्रेडेबल है। तो देखो भैया इस बात को समझिए। जैव निम्नीकरण मतलब क्या होता है, जिनको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करें, उसको ख़त्म कर दें धीरे धीरे, उस पदार्थ नष्ट हो जाए और ज़मीन में मिल जाए। अब जैसे प्लास्टिक का कप है वो जल्दी नहीं डिग्रेड होगा, कांच की बोतल नहीं डिग्रेड होगी, जो धातु हों वो नहीं डिग्रेड होंगे जल्दी। तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ऊन ये घुलकर नष्ट नहीं होगा प्रकृति में। कौन, प्लास्टिक, कांच और एल्युमिनियम ये घुलकर नष्ट नहीं होगा प्रकृति में नेचुरली, लेकिन ऊन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 135 नंबर पे। 135 नंबर, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। तो देखो ये कब होगा, 2 या 2 से अधिक राज्य चाहते हैं कि हमारा एक संयुक्त लोक सेवा आयोग हो, तो इसके लिए संबंधित जो राज्य हैं वो दोनों क्या करें, उनके निवेदन पर संसद द्वारा बनाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा, 135 का ए नंबर होगा। इसकी यही प्रक्रिया है, और ये अनुच्छेद 315 के क्लॉज 2 में इस बात का जिक्र है। आगे देखो 136 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 136 नंबर, तो 136 नंबर क्या होगा भाई, थोड़ा और ऊपर कर लें, ठीक है। 136 नंबर, तो इसमें आपको डेट पता होनी चाहिए। मुदकी का युद्ध जो है ये आपका हुआ है 1845 में। कब हुआ है भाई, 1845 में। पोर्टो नोवा का युद्ध 1781 में। सकरखेड़ा ये हुआ 1724 में। कब हुआ भाई, 1724 में। और बेदारा का युद्ध जो है ये हुआ 1759 में, 1759 में। तो सही कोड पहचानना है। तो देखो सबसे पहले कौन सा हुआ है, 1724, आई मीन कि थर्ड वाला। थर्ड वाला कौन सा ऑप्शन भाई, एक ही में पहले वाले में है, तो पहले वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। थर्ड होगा सकरखेड़ा का युद्ध, फिर फोर्थ होगा बेदारा का युद्ध, फिर सेकंड होगा 1781 पोर्टो नोवा का युद्ध, और फिर पहला होगा मुदकी का युद्ध 1845। फिर कह रहा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष। कब मनाया जाता है भाई, 16 सितंबर को। ओजोन लेयर जो होती है वो किससे सुरक्षा करती है भाई, धूप से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनको वहीं पर रोक देती है, और पृथ्वी पर नहीं आने देती है, जिससे कि कैंसर, चर्म कैंसर, त्वचा कैंसर जिसको बोलते हैं, स्किन कैंसर, वो होने के चांसेस कम हो जाते हैं, नहीं होते हैं। नहीं तो सबको लगभग हुआ रहता अगर ओजोन लेयर ना होती एटमॉस्फेयर में। तो कब मनाया जाता भाई, 16 सितंबर को। अगला देखो 138 नंबर, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में है। तो भैया रूर कहाँ पे है, ये है तुम्हारा जर्मनी में। कहाँ पे है, जर्मनी में। और जर्मनी में प्रवाहित होने वाली नदी जो है उसका भी नाम क्या है, रूर। और यहाँ पे ही बहुत ज़्यादा कोयला खनन होता है और औद्योगिक क्षेत्र है, इसीलिए इसे रूर क्षेत्र, उसी नदी के नाम पर रूर क्षेत्र के नाम से ही जाना जाता है। तो इस तरीके से रूर कोयला क्षेत्र कहाँ हो गया, जर्मनी में। आ जाते हैं 139 नंबर पे। 2 सूची दी विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और राज्य दिया है। इसको देखिए भैया, रमेश तावड़कर ये हैं तुम्हारे गोवा के,
कुलतार सिंह सांधवान, ये तुम्हारे देखो ये सांधवा जो जाती है ज़्यादातर पंजाब में है, पंजाबी सिंगर भी जान रहे हो। ये हो गया। टी सत्यव्रत सिंह जो हैं ये मणिपुर के हैं, और रितु खंडारी कहाँ के? खंडारी जी तो ये उत्तराखंड की हैं। तो सीधा पहला दूसरा तीसरा चौथा जहाँ पे हो वही लगा दो। कौन सा है? बी नंबर ऑप्शन सही है। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो कैबिनेट मिशन जो था 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 24 अगस्त 1946। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 141 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है, लैंड लॉक्ड है? तो तुम्हारा जो बोलिविया है दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ये क्या है? स्थल रुद्ध देश है। कौन? बोलिविया। चारों तरफ से जमीन देशों से घिरा हुआ है। और यही आईएएस 2003 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। सेम क्वेश्चन। आ जाते हैं 142 नंबर पे। निम्नलिखित में से उष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया था? कार्बोरेटर तुम भी जान रहे हो भैया, जो बाइक चलाते हैं उनको पता है। तो बाइक पेट्रोल से ही चलती है, तो कौन सा हो जाएगा? पेट्रोल इंजन। तो कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें होता है? केवल पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में नहीं। तो कार्बोरेटर क्या करता है भैया? कितना दहन होना चाहिए प्रॉपर दहन के लिए, वायु के साथ ईंधन को मिश्रित करता है और वही जलता है तो एनर्जी मिलती है, तो गाड़ी क्या करती है? आगे बढ़ती है। तो कार्बोरेटर कहाँ यूज होता है? केवल पेट्रोल इंजन में। अगला है, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवींद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो राजकीय संरक्षण किसने प्रदान किया था? शाहजहां ने। सी ऑप्शन एकदम सही है। आगे देखते हैं भैया 144 नंबर। दो सूची दी गई है। ट्रेड यूनियन दलीय संबंधता, भारतीय मजदूर संघ। तो भारतीय मजदूर संघ जो है भाजपा, कितना 144 नंबर क्वेश्चन पे हैं हम लोग। अब बस ख़त्म ही होने वाला है, 6 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो भारतीय मजदूर संघ कौन था? भाजपा, जो तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी इससे रिलेटेड है। तो पहले का चौथा, बी ऑप्शन सीधे मिल गया। तो आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन ही इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी आप मिला ही सकते हो। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये हो जाएगा तुम्हारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया, मार्क्सवादी। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है ये हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इस तरीके से मिला लेंगे, आप समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 145 नंबर। कूट वाले प्रश्न बहुत आए हैं मिलाने के लिए, क्योंकि उसी में दिमाग लगाना होता है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एक आध आपको पता हो तो बाकी आप कर सकते हैं। केंद्र और उद्योग, कि इस उद्योग का वो केंद्र है, सबसे ज़्यादा ये चीज़ वहीं पे बनती है या मिलती है। इस चीज़ को देखते हैं 145 नंबर। ओसाका में जो है सूती वस्त्र का कार्य होता है। डिट्रॉयट में मोटर वाहन का निर्माण होता है। क्यूबा तो देखो ज़्यादातर सबको पता ही रहता है, सिगार का काम होता है यहाँ पे। और सेंट पीटर्सबर्ग में पोत निर्माण। तो सीधा सा ऑप्शन आपको पता चल गया। 145 आपने जिस तरीके से देखा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। अगर आपको एक आध पता होता तो आप कर लेते, क्योंकि ऑप्शन देखो 1 2 3 4 लगभग डिफरेंस जब रहता है तो पता चल जाता है। तो 145 नंबर भी हो गया। आ जाते हैं 146 नंबर पे।
निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है उस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए। तो संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र, ये भाग 1 की बात है। उसका भाग है भैया भाग 1। भाग 1 में मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है। किसमें है? 4A में है। नागरिकता भाग 2 में है। और राज्य के नीति निदेशक तत्व ये भाग 4 में है। भाग 4 में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। सबसे पहले वही आया है, फर्स्ट हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा, फिर फोर्थ हो जाएगा, फिर सेकंड होगा क्योंकि 4 में ये है और वो 4A में है, 4 के सब क्लॉज A में है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला नंबर, ऑप्शन नंबर A। आ जाते हैं 147 नंबर पे। कह रहा 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? कह रहा है यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई थी। तो सही बात है। 45वां विश्व ब्रिज चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित किया गया था भाई? इटली में। फिर क्या, भारतीय टीम पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। ये भी बात सही कि भारतीय टीम फाइनल मुकाबले में पोलैंड से पराजित हो गई थी, तो उसको भाई गोल्ड मिला, और पराजित हो गई थी इसलिए इसको क्या मिला? रजत पदक हासिल हुआ। और यह पहला मौका था जब भारतीय टीम विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची थी, इसके पहले कभी पहुंची नहीं थी। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों बातें सत्य हैं। आ जाते हैं 148 नंबर पे। पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसको समझिए भाई। कह रहा यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उनका कार्यात्मक भूमिका का सहन कर सकती हैं, और प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। क्योंकि भाई जो प्रत्येक प्रजाति है वो अपने पर्यावरण के आगे अनुकूलित होती है। जैसे मछली नदी में रहती है, आदमी लोग भाई घर बना के रहते हैं, बंदर पेड़ों पे रहते हैं, तो सब लोग अपने अपने अनुसार अनुकूलित हैं। तो प्रत्येक प्रजाति कहाँ होगी? अलग अलग स्थान पर होगी। और निके का क्या मतलब है? उस जहाँ पे वो रह रही है परिस्थिति के तंत्र में, वहाँ पे कार्यात्मक होकर कुछ क्रिया कर रही है वहाँ पे। तो पहली और दूसरी दोनों बातें क्या हैं? सही हैं। इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल निके, पारिस्थितिकी निकेत। आ जाते हैं अगले नंबर पे 149। कह रहा खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट की बात है भैया। 2020-21 के अनुसार कौन सा 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? तो देखो, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। तो पूछा निम्न 2 राज्य भारत के लौह के प्रमुख उत्पादक पूछा, तो देखो क्या होगा? उड़ीसा जो है 60% के करीब, तो पहले नंबर पे उड़ीसा हो गया। फिर छत्तीसगढ़ जो है वो 14% के करीब करता, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ हो गया। फिर कर्नाटक 12.5% के करीब, तो तीसरे नंबर पे कर्नाटक हो गया। और झारखंड 11% के करीब करता है, तो चौथे नंबर पे झारखंड। तो हैं तो चारों ही, लेकिन पूछ रहा है कि कौन से 2 राज्य प्रमुख उत्पादक हैं। तो मेन कौन से हो गए? उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन, पहला और दूसरा। तो 149 का बी ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जो हुआ है, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो भारत धर्म महामंडल जो है ये हरिद्वार में है। कहाँ पे है? हरिद्वार। देव समाज की जो बात हो रही है ये कहाँ पे भाई? लाहौर में है। कहाँ पे है? लाहौर में है, ना कि बनारस में। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा कह रहा राधा स्वामी सत्संग, ये कहाँ पे है? तो ये राधा स्वामी सत्संग जो है ये तुम्हारा है आगरा में। कहाँ पे है? आगरा में।
तो ये भी गलत हो गया। और सनातन धर्म रक्षिणी सभा, ये तुम्हारा कलकत्ता में है, तो यही ऑप्शन सही सुमेलित है, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी के साथ हम लोगों ने यूपीपीसीएस 2022 का जो प्री एग्ज़ाम हुआ है उसका GS1 का पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। दूसरा पेपर CSAT का था, उसको भी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसको भी एक आध घंटे में सॉल्व करके जो है अपलोड कर दूंगा। आप लोग बताइएगा जैसा होगा। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।